हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया और हमने मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए। आई होप आपको अब मोल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्टिल इफ़ यू फील कई बार कोई न्यूमेरिकल अड़ जाता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, राइट। आज हम कुछ न्यू टर्म्स करेंगे। ये टर्म वैसे तो आपने बहुत बार सुनी हुई है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉर्मूला। फॉर्मूला किसे बोलते हैं हम? केमिस्ट्री में मैथ्स के फॉर्मूलाज की बात नहीं हो रही। केमिस्ट्री में फॉर्मूला हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को। मतलब जैसे हम कहते हैं अमोनिया को NH3 लिखना है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। जब आपको हम वाटर वर्ड यूज़ करते हैं, वाटर, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वाटर नहीं, उनको H2O समझ आता है। तो H2O क्या है? एक्चुअली H2O वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला इज एक्चुअली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस which shows types of elements and their number of moles present in the compound। कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई कितने एटम्स पड़े हैं, कौन कौन से एटम पड़े हैं। जैसे कि हमने बात की अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर कौन कौन है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो 1:3 की रेशो में है। फॉर्मूला NH3 ही रहेगा हमेशा। अगर हमने इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, लेटर से मैं इसको लिख दूं NH4, तो ये अमोनिया नहीं है, ये कुछ और ही बन गया। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल लो वाटर की, तो हमें पता है वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में प्रेजेंट है? बाय मास। दिस इज 2:16, 1:8 की रेशो में प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर दिए तो वी गेट हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज अ न्यू कंपाउंड। ये वाटर नहीं है, अब ये एक नया कंपाउंड है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एक नया कंपाउंड है। इसमें जो रेशो है दैट इज 2:32, दैट इज 1:16। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बाय मास 1:16 की रेशो में है, जबकि वाटर में 1:8 की रेशो में है। तो फॉर्मूला एक्चुअली हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस किस रेशो में हैं, तो उससे हम कहते हैं फॉर्मूला। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। वी हैव नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? HNO3। वी हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होता है, C6H12O6। ये सब फॉर्मूलाज हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग अस अ सब्सटेंस। और उसमें वो क्या बता रहे हैं? दे आर टेलिंग अस द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट एंड द रेशो इन विच दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला and second is called molecular formula। 2 टाइप के फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वी विल डू दिस इन डिटेल। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या? ओके, if I say for glucose, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर ग्लूकोज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज
CH2O and the molecular formula is C6H12O6. ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कार्बन इज इन रेशो 1:2:1, यहाँ 6:12:6। अगर आप इसको सिंपल रेशो में लेके जाओगे तो ये, तो आपको समझ लग रहा है क्या हो रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर सिंपलेस्ट रेशो हम दे दें तो दैट बिकम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि एलिमेंट्स एक जनरल किस रेशो में है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता, हमें जनरल रेशो बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट रेशो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें हमें पता लग रहा है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज, ये इसका डेफिनेशन है, इट इज टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जैसे हमने वाटर लिया, ग्लूकोज लिया, हमने अमोनिया ले लिया, हम और बड़े सारे एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच एक्सप्रेस सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, राइट। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है कि जिससे हमें ये तो पता चल गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हमें ये भी पता चल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 की रेशो में प्रेजेंट हैं। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि हमने अभी देखा इन केस ऑफ ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो CH2O है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ठीक है, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का भी सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर सब्सटेंस का अपना अपना फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे हम, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, it is type of chemical formula of a substance which express, क्या एक्सप्रेस करता है ये, exact ratio of elements present in it। Right? So this is molecular formula which represents the exact ratio। जो exact ratio बताए वो molecular formula है, और जो हमें एक आइडिया दे कि किस रेशो में, सिंपल होल नंबर रेशो बताए वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट वी हैव दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम इसको ऐसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। Molecular formula is n into empirical formula where n is any integer। कैसे, अगेन आई एम टेकिंग केस ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के केस में क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने क्या कहा था इसका, सिंपलेस्ट रेशो CH2O।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, N इंटू CH2O, वेयर N इज 6 फॉर ग्लूकोज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C6H12O6। N जो है इंटीजर है, जिससे मल्टीप्लाई करें अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। अब N कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो हमने क्या कहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो N किसके इक्वल आ गया, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आपको पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सब का हम एटॉमिक मास ऐड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाएगा। लेट अस से अगेन हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16:6। ये आ गया आपका, उल्टा लिख दूँ मैं इसको, 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96, ये आपका आ जाएगा 180। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो गया ग्लूकोज का, 180। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, ये आ गया आपका, दिस कम्स आउट 30। तो N किसके इक्वल आ गया, 180 बाय 30 दैट इज 6। यही हमने कहा था दैट N 6 है ग्लूकोज के लिए। बहुत इजी है, दोबारा से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को हमने रिलेट कर दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और N क्या है, N इज एनी इंटीजर। N को कैसे कैलकुलेट करते हैं, N इज एक्चुअली रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कह लो या मोलर मास कह लो, वन एंड द सेम, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अगर N 1 होगा ना, इफ N इज 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ N इज 1। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मोलर मास के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट N। जनरली हम जो मोलर मास है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो हमें उसने कंपाउंड का मोलर मास न्यूमेरिकल आता है आपको, तो मोलर मास या तो गिवन होगा, या आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला किया था, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इन सर्टेन न्यूमेरिकल्स दे ऑलवेज गिव यू वेपर डेंसिटी। ये हमने अपना किया था जब हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, है ना, वहाँ हमने मोल के एप्लीकेशंस देख रहे थे हम, तो वहाँ हमने किया था वेपर डेंसिटी और मोलर मास का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, यू कैन कैलकुलेट मोलर मास, और न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली मोलर मास गिवन होगा या आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एम्पिरिकल दिस मोलर मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब आपको क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है, पहले मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर हम इसका ना एक एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे 2-3, उससे आपको ये क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाउ टू राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, पहले क्या है, वी आर गिवन विद, एक तो हमें गिवन होगा परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
बाय मास, ठीक है। जैसे मान लो उसने कह दिया कि कार्बन जो है वो x% है और हाइड्रोजन जो है वो y% है, ठीक है। ऐसे आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज बाय मास दे रखी होगी, ठीक है। और दूसरा आपको दिया होता है एटॉमिक मास, जैसे कि हमारे यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। जो तो नॉर्मल कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका हमें याद ही होता है। अगर कोई टिपिकल डी ब्लॉक में से आ जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाए, पी ब्लॉक में से आ जाए, जिनके मोलर मासेस याद नहीं है, एटॉमिक मासेस याद नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल में गिवन ही होता है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट होता है इसमें कन्वर्ट परसेंटेज to grams by taking compound as 100 ग्राम। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन जो है x% है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन कितनी ले ली हमने, x ग्राम। हाइड्रोजन जो है वो y% है, तो हाइड्रोजन हमने कितनी ले ली, y ग्राम। आउट ऑफ 100 ही होता है ना, परसेंट का मीनिंग है आउट ऑफ 100। हम कह रहे हैं हमारा कंपाउंड टोटल 100 है। अगर कंपाउंड टोटल 100 है तो कार्बन कितनी है, x%, मतलब x आउट ऑफ 100, y आउट ऑफ 100, तो हमने मान लिया ये x ग्राम है, ये y ग्राम है। फिर हम लेते हैं थर्ड स्टेप में कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने हो जाएंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, कार्बन का मास है हमारे पास x और एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन के y/1। So this is how we calculate molar this number of moles। फिर फोर्थ स्टेप में टेक सिंपलेस्ट रेशो इन होल नंबर। हम क्या करेंगे, अब कार्बन इज टू हाइड्रोजन हमें पता लग गया, कार्बन इज x/12, हाइड्रोजन इज y/1, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, हमने इसे सिंपल और होल नंबर करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऐसे टर्म के साथ जिससे कि ये सिंपल होल नंबर आ जाए। तो इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ 12, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास कार्बन इज टू हाइड्रोजन कितना आ जाता है, x इज टू 12y, ठीक है। इससे सिंपल हो नहीं सकता क्योंकि x ऑलरेडी 1 ही है। तो नाउ द लास्ट स्टेप इज राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एलिमेंट और उसके पेयर में उसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर एलिमेंट उसके नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ क्या है हमारा एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के मोल कितने हैं x और y 12y। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, दिस इज CxH12y। सो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, वी हैव CxH12y। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू हाउ टू राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। एग्जैक्ट वैल्यूज हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है लेट अस से, तो ये जो 5 स्टेप हैं ये सारे सेम रहेंगे, मतलब आपको इन एनी केस एम्पिरिकल फॉर्मूला तक तो पहुंचना ही है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला।
और n कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जब आपके पास n की वैल्यू आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बेसिस पे हमें ये ज़्यादा समझ लगेगा। ठीक, सो अभी तक के लिए तो हमने क्या किया है, वी हैव लर्नड अबाउट फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशनशिप क्या है, और मोलर मास हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, मोलर मास कभी तो हमें डायरेक्ट गिवन ही होता है, लेकिन कई बार हमें वेपर डेंसिटी गिवन होती है, तो वेपर डेंसिटी से भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप, हमने पहले कर रखा है दैट मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में वेपर डेंसिटी भी दे रखी है तो स्टिल यू कैन कैलकुलेट मोलर मास। तो मोलर मास होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होगा, वी कैन कैलकुलेट n निकल आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल आया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सो वी वर डूइंग एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। टुडे विल डू 2 of the examples for finding out the empirical formula। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे। पहले हम स्टेटमेंट देखें। व्हाट इज द स्टेटमेंट, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैज फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, मतलब ये एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से, Na इज फॉर सोडियम, S इज फॉर सल्फर एंड O इज फॉर ऑक्सीजन। अब उसने क्या किया है, हमें परसेंटेज दे दी है, जैसे कि हमने कहा था कि मास परसेंटेज गिवन होगी और एटॉमिक मास जो सिंपल एलिमेंट्स हैं उनका हमें पता ही होता है। सोडियम का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 और सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। पहला कॉलम है हमारा परसेंटेज ऑफ पहला कॉलम है एलिमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वी हैव सोडियम, वी हैव सल्फर, वी हैव ऑक्सीजन। दूसरा कॉलम हम ले लेते हैं परसेंटेज, या हम कह लें मास इन ग्राम, क्योंकि हम उसको 100 मान लेते हैं अपने कंपाउंड को। तो परसेंटेज वाइज हमारे पास सोडियम है 29.11, सल्फर है 40.51, ऑक्सीजन है 30.38। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, दैट इज मास अपॉन एटॉमिक मास। तो हमारा सोडियम है 29.11 अपॉन 23, क्योंकि 23 इसका एटॉमिक मास है, एंड सल्फर इज 40.51 अपॉन 32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, और बचा हमारा ऑक्सीजन 30.38 अपॉन 16, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का वो 16 है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाता है 1.266। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1.266, लेकिन जो ऑक्सीजन आ रहा है आपका दैट इज 1.897। ठीक है, अब ये रेशो तो आ गई, लेकिन दिस इज नॉट सिंपल। तो सिंपलेस्ट रेशो, ये पॉइंट समझना आप, सिंपलेस्ट रेशो
के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें लग रहा है ना हमारी रेशो जो है सिंपलेस्ट नहीं आई, होल नंबर नहीं आई, तो हम क्या करते हैं कि इनमें से जो लीस्ट है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 1.266, ये दोनों बराबर हैं, तो यही कम से कम है, तो हम क्या करेंगे 1.266 अपॉन 1.266, दिस इज ऑल्सो 1.266 अपॉन 1.266 एंड दिस इज 1.897 अपॉन 1.266, ठीक है। अब ये तो हमारा होल नंबर आ गया, दिस इज 1, ये भी हमारा होल नंबर आ गया, दिस इज 1, लेकिन ये हमारा फिर फ्रैक्शनल आ गया, ठीक है। अब इसको होल नंबर रेशो करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 और ये आ गया 3, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी कि हम पहले एलिमेंट लिखें और फिर जो उनका मोलर रेशो आया है, सोडियम का मोलर रेशो आया 2, सल्फर का मोलर रेशो आया 2, ऑक्सीजन का मोलर रेशो आया 3, सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड। अब उसने हमें सिर्फ परसेंटेज दी थी, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला ही आ गया, ठीक है। अगर कहीं वो हमें मोलर मास भी दे देता तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते, मोलर मास नहीं भी देता, वेपर डेंसिटी दे देता, तब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते, ठीक है। सो दिस इज हाउ, इसको आप एग्जाम में भी टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, आप स्टेप्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में इट अपील्स टू द एग्जामिनर, एग्जामिनर को थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, तो थोड़ी सी एक लीनियंसी सी आती है, ठीक है। तो ट्राई टू डू इट इन टेबुलर फॉर्म।